हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का ये जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी खास होने वाला है एसएससी सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा लास्ट मिनट की टिप्स एंड स्ट्रेटजी कि भाई आप लास्ट टाइम पे ऐसा क्या पढ़ लें कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ अपने एग्जाम में, या फिर क्रैक कर पाएँ इस एग्जाम को बहुत ही ईजिली। अगर आपका एग्जाम 12 तारीख को है, 13 तारीख को, या फिर आसपास ही एग्जाम है आपका और आप इस वीडियो को 9 तारीख को देख रहे हैं, तो आप ऐसा क्या पढ़ लें कि जिससे आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकें या फिर मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और सारी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल बेसिस पे आपसे करूंगा, ऐसा नहीं कोई हवाई बातें करूंगा। और सारी बातें मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर, मैंने किस तरीके से इतने सारे एग्जाम्स को क्रैक किया है, मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है एग्जाम को देते वक्त। और अगर आप अभी भी 100 सवाल नहीं कर पाते हैं 60 मिनटों के अंदर, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ऐसा क्या करें कि आप 60 मिनटों के यानी 60 मिनट्स के अंदर 100 के 100 सवाल अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑल राइट, देखिए पहले हम देखते हैं भाई टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होना चाहिए एग्जाम के अंदर कि आप 60 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चंस कर पाएं। पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले दो बातें लिखी है मैंने आप लोगों के लिए, पढ़ लीजिए एक बार, मन कर रहा है तो आपको। देखिए एक तो आप पहले कोशिश करिए कि आप पूरे एग्जाम को कंप्लीट करें 2 रीडिंग्स के अंदर। देखिए ये तो खैर इम्पॉसिबल बात है, या फिर हो सकता है पॉसिबल हो कुछ बच्चों के लिए, बट जनरली सभी के लिए इम्पॉसिबल होता है कि आपको 100 के 100 सवाल आते हो। तो आपको इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है कि आपके पास एम्पल टाइम हो कि आप सेकंड रीडिंग ले सके उन क्वेश्चंस की जो आपने छोड़ दिए। ठीक है, नहीं मार्क फॉर रिव्यू कर दिए, तो आप इन क्वेश्चंस को दोबारा देख पाएं, एक बार दोबारा उनको तक पहुंच सकें। तो आपको इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है पूरे एग्जाम का। ठीक है, फिर देन डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। वैसे तो ये बात हर एक जगह लिखी रहती है, जब आप एग्जाम देते हैं एग्जाम सेंटर में, वहाँ पे भी लिखी रहती है कि आपको एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर ज़्यादा टाइम नहीं देना। आप भी पढ़ते होंगे, आप बोलेंगे ये क्या फालतू की बात बता रहे हो भैया। ठीक है, आपको लग रहा है फालतू है, ठीक है, लेकिन आप खुद एक बार अपने मन में सोचिए, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करिए। क्या आप जब मॉक देते तो क्या ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपनी ईगो पे ले जाते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, भाई 2 मिनट लग जाते हैं, 3 मिनट लग जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यानी वो वेस्टेज कर रहे हैं आप टाइम की। इससे अच्छा आप आगे बढ़ते और कुछ नया सवाल देखते, क्या पता वो आपसे 30 सेकंड में हो जाता। तो आपको इस बात का भी काफ़ी ध्यान रखना है। अगर कभी भी आपकी जो आपकी क्लॉक चल रही है उसमें 2 मिनट से ज़्यादा पार हो रहे हैं, तो आपको अब आगे बढ़ जाना चाहिए, वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, सो चलिए अब देखते हैं कि आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 2 बातें थी मैंने आपको बता दी। सो देखिए टोटल 4 सेक्शन है हमारे। देखिए जो ये ऑर्डर लिखा हुआ है, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, आप चाहें तो इसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करें। मैं हमेशा इसी ऑर्डर में अटेम्प्ट ही करता हूँ एग्जाम को। आप चाहें तो देखिए शफल कर सकते हैं, आप चाहें तो जीएस पहले ले सकते हैं या फिर इंग्लिश पहले ले सकते हैं, या फिर जीएस इंग्लिश दोनों को पहले लेके रीजनिंग बाद में ले लीजिए। लेकिन जो मैथ सेक्शन यहाँ पे नीचे रखा हुआ है ना, इससे छेड़छाड़ मत करिए, इसको यहीं पर रख रहने दीजिए। ये सबसे बेस्ट है आपके लिए स्ट्रेटेजी अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। पहले आप रीजनिंग अटेम्प्ट करिए, देन जीएस अटेम्प्ट करिए, देन इंग्लिश। अब देखिए इनके लिए मैं पर्टिकुलर टाइमिंग्स लिख कर लाया हूँ ताकि मुझे यहाँ पे कुछ भी लिख के टाइम वेस्ट ना करना पड़े आपका। सो देखिए पर्टिकुलर टाइमिंग्स आपकी क्या करनी चाहिए। अगर आप रीजनिंग अटेम्प्ट करने बैठे हैं, आपने पहला सेक्शन रीजनिंग लिया है, तो 14 to 16 मिनट्स में आपका रीजनिंग खत्म हो जाना ही चाहिए हर हालत में, हर सूरत में। 14 आपका एक नॉर्मल टाइम है और 16 आपका वर्स्ट टाइम है। वर्स्ट मीन्स कि अगर आपकी हार्ड आ गया है, वर्स्ट या फिर आप कह सकते हैं हार्ड अगर आपका सेक्शन आ रहा है, तो 16 to 17 मिनट्स मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वाकई में बहुत ज़्यादा वीक हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चाहते हैं कि आप कंपटीशन में रहें, आप बच्चों को टक्कर दे पाएँ, अच्छा कंपटीशन दे पाएँ, तो आपको रीजनिंग इनफैक्ट 30 मिनट्स में ही खत्म कर देनी है। ये तो मैंने एक नॉर्मल टाइम ले लिया है कि एक जनरल बच्चा 14 मिनट्स में कवर कर सकता है। अगर आप पूछेंगे भाई आप कितना टाइम लगाते हो, तो भाई मेरे को लगते हैं 10 से 12 मिनट रीजनिंग खत्म करने में मैक्स टू मैक्स, इससे मेरे को कोई टाइम लगता ही नहीं। फिर अगर हम बात करें जीएस की, तो देखिए जीएस में आपको टाइम देना है 6 to 8 मिनट्स। ये भी मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। 6 आपका नॉर्मल टाइम है, भाई क्वेश्चंस लंबे हो गए तो 6 मिनट लगने चाहिए आपको। और अगर क्वेश्चन आपके लेंथी हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप 8 मिनट मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके हार्ड आ गए, थोड़े से लेंथी है, तो आप 8 मिनट दीजिए, इससे ज़्यादा टाइम मत दीजिए किसी भी कीमत पे। अगर इससे ज़्यादा टाइम आपको लगता है केवल जीएस सेक्शन में पढ़ने वाला क्योंकि पूरा सेक्शन है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आता तो टिक लगाना, नहीं आता तो आगे बढ़ना है। अब आते हैं इंग्लिश पे। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जीएस और इंग्लिश को शफल कर सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश पहले करें या जीएस। बात देखिए क्योंकि दोनों सेक्शन आपकी रीडिंग बेस्ड सेक्शन है, आपको रीड करना है, आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप आगे ही बढ़ेंगे, तो आप इनको आपस में शफल कर सकते हैं। बट इंग्लिश में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आपका क्लोज टेस्ट भी है, कई बार कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं, पैरा जंबल है, तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको मैक्स टू मैक्स 12 से 15 मिनट देने हैं। नॉर्मल अगर आपको बहुत इजी सेक्शन है तो आपको 11 मिनट में भी हो सकता है, इंग्लिश का सेक्शन 10 मिनट में भी हो सकता है, बट एक नॉर्मल सेक्शन में आपको 12 मिनट लग सकते हैं और मैक्स मैक्स 15 मिनट आपको देने। ठीक है, 15 मिनट मैंने इस हिसाब से लगा लिया कि कई बार क्या होता है पीक्यूआरएस का आपको काफ़ी हार्ड आ गए, लेकिन आपके पीक्यूआरएस होते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, काफ़ी हार्ड आ जाता है, कई बार ईडियम्स हार्ड आ जाते हैं, आप सोचते हैं कि भाई ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, 2 कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है, तो आपको 12 से 15 मिनट के अंदर फिर भी इंग्लिश कर लेनी होती है। ठीक है, ये आपका अगर हार्ड आ जाए तो है, ये आपका नॉर्मल टाइम है। तो कुल मिला के अगर आप सबको ऐड करें तो आप नॉर्मल, अगर आपका पेपर आ रहा है, नॉर्मल पेपर है यानी एवरेज पेपर है, तो आपको 32 मिनट लग जाएंगे यहाँ तक आते आते। 3 सेक्शन में आपने 32 मिनट्स दिए। अगर आपका हार्ड शिफ्ट आई, आपकी कोई लाइक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आए तो आपके 39 मिनट्स लगेंगे, हो सकता है 40 लग जाए कुछ बच्चों को, बट फिर भी। अब देखिए इसके बाद आपके पास पूरा टाइम मैथ सेक्शन के लिए ही बचा है।
या तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि यार मुझे मैथ सेक्शन में जल्दी से निपटाना है और एक सेकंड रीडिंग लेनी है क्वेश्चंस की जो मेरे छूट गए पीछे, क्योंकि देखिए रीजनिंग में आप आराम से कोई बच्चा 22 से 23 क्वेश्चन कर सकता है, आराम से कर सकता है। जीएस में मेरे हिसाब से 17 क्वेश्चन तो हर बच्चे को आते ही होंगे, क्योंकि देखिए फंसते का है क्वेश्चन, फंसेंगे या तो आपकी साइंस में, अगर किसी बच्चे का साइंस बैकग्राउंड है, अगर किसी बच्चे का हिस्ट्री वीक है तो उसके हिस्ट्री के 1-2 फंस जाएंगे, करंट अफेयर फंस जाएंगे। तो कितना ही फंसते अगर आप करें तो आप आराम से 15 से 17 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, ठीक है। फिर आए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी हर बच्चा 22 से 23 सवाल आराम से कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वापस से पीछे जाके इन सवालों को एक बार देखें कि भाई मेरे से कुछ क्या पता हो जाए दोबारा, कई बार क्या होता है आपका सेकंड रीडिंग आप लेते हैं ताकि माइंड में चीज़ें स्ट्राइक कर जाती हैं, रीजनिंग के सवाल में, इंग्लिश में कुछ स्ट्राइक कर जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा कर पाए तो आपको मैथ सेक्शन में थोड़ा जल्दी निपटाना पड़ेगा, यानी अगर आपके पास 20 मिनट बचे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप 17 मिनट में निपटा लें, ठीक है। अगर आपके पास देखिए जैसे 32 मिनट में आपने पूरा निपटा लिया, आपके पास 28 मिनट बचे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप 25 मिनट में पूरा मैथ सेक्शन निपटा लें। अब अगर देखिए आपका नॉर्मल पेपर है, अगर आपका नॉर्मल पेपर आया है तो आप देखिए आप आराम से 25 मिनट में 25 सवाल कर सकते हैं। मैथ्स की कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है ये। फिर भी आपके पास 3 मिनट बचे हैं तो 3 मिनट में आप क्या करेंगे, जो आपके पीछे क्वेश्चन छूट गए इनको आप रिवाइज करेंगे, मतलब रिवाइज नहीं, मतलब एक बार देखेंगे कि भाई मेरे से क्या पता कोई क्वेश्चन हो जाए, और अगर नहीं होता तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आपके पास बाकी टाइम बचे, आप एक बार क्वेश्चंस को निहारते रहिए बैठे बैठे। देखिए लेकिन मुद्दा तो ये कि भाई आपके पास एग्जाम में इन चारों सेक्शंस को अटेम्प्ट करने का टाइम बचता है कि नहीं बचता। अगर आप देखिए इस स्ट्रेटजी से चलते हैं, आप इतना ही टाइम देते हैं, देखिए अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, लाइक आपको लग रहा है भाई आपकी 16 मिनट से ज़्यादा हो गया, यानी 44 मिनट से लाइक कम टाइम बचा, अब आपका रीजनिंग आपका सेक्शन नहीं चल रहा था, अब रीजनिंग सेक्शन छोड़ के फिर आगे जीएस पे बढ़ जाए, क्या पता जीएस सेक्शन बहुत ही हलवा आया हो, उसके आपके 6 मिनट में आपके लाइक पूरे 25 से 20 सवाल हो जाए, ये भी तो पॉसिबल हो ना, क्या पता जीएस सेक्शन बहुत हलवा आ जाए, पॉसिबिलिटी है पूरी, क्या पता इंग्लिश सेक्शन बहुत हलवा आ जाए और आप 10 मिनट में ही पूरे 22 से 30 सवाल सही कर पाएँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शन छोड़ना, लाइक आप सोचेंगे भाई मैं सेक्शन छोड़ के क्या करूंगा या मेरा लॉस हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपके सेक्शन हार्ड होते हैं और आपके आगे वाले सेक्शन बहुत इजी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है बच्चे इंग्लिश रीजनिंग में अटके रह जाते हैं और मैथ्स का सेक्शन बहुत ही हलवा आता है, बच्चे 17-15 मिनट में पूरे 25 सवाल कर जाते हैं। तो एक बार आप सेक्शन छोड़ के भी देखिए, क्या पता आपके साथ में इतना टाइम अपने आप ही बच जाए कि आप वापस उस सेक्शन पर लौट के आ सके, ठीक है। तो ये होता है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि भाई आपको क्या करना है। अब मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी सी इस बारे में कि आप लास्ट टाइम पे क्या पढ़ लें थोड़ा सा, अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आपको पढ़ लेना चाहिए। रीजनिंग में तो देखिए बहुत बेसिक सी बात है, अगर आप मॉक देते हैं तो उन मॉक्स में जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन छूट गए थे या फिर गलत हो गए थे, आपसे कुछ गलती हुई थी, तो उन क्वेश्चंस को आप एक बार जाके जरूर देख लें, उनका सॉल्यूशन किस तरीके से था, क्या उनमें लॉजिक लग रहा था। क्योंकि देखिए लॉजिक को देखते रहना है, लॉजिक को प्रैक्टिस करते रहना ही से ही आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है रीजनिंग में, तो केवल आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपसे पहले गलत हुए हैं, आपसे छूट गए, ठीक है, मॉक्स के अंदर। मेरे को लगता है कि भाई जनरली जब मॉक देते होंगे तो आप सेव करते होंगे ना क्वेश्चन को कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से छूटा था, कहीं आप लिखते होंगे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा देखिए आप जीएस में क्या पढ़ें। अब देखिए जीएस में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, आपके पास बहुत कुछ है, बट मैं कुछ बहुत सेलेक्टिव टॉपिक्स आपको बता दूंगा। कुछ तो मैं यहाँ पे लिख कर ही लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, आप ये देख ही लेंगे स्क्रीन पर, मैं फटाफट पढ़ दूंगा, बाकी मैं आपको वर्बली बता दूंगा आपको और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे आपके रीजनिंग के जीएस के टॉपिक्स लिखे हुए हैं। देखिए जीएस के टॉपिक्स हैं, अवार्ड्स पढ़ लीजिए। अवार्ड्स में कौन से, नोबल, लाइक करंट अफेयर के बड़े टॉपिक्स हैं। अवार्ड्स में आपके पढ़ेंगे नोबल प्राइज, ग्रैमी अवार्ड्स, ऑस्कर और एमी। देखिए ग्रैमी, एमी, ऑस्कर, नोबल प्राइज, इतना तो पढ़ लीजिए। फिर इंडिया में जैसे लिटरेरी प्राइज हैं, लाइक सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है, फिर अभी आपको पता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, ठीक है, रजनीकांत को मिला है, तो आप इस तरह के वो पढ़ लीजिए अवार्ड। या फिर एक होता है हमारे इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इस साल किसको मिला, पहले किसे मिला था, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इंडिया एंड रैंकिंग, लाइक इंडेक्स और रैंकिंग की मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपको ना सारी वीडियोस के लिंक या फिर एक जो हमारी जो जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आपको फिर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। तो वहाँ पर जो लेक्चर्स हैं वहाँ से आपका बहुत कुछ कवर भी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज में कोशिश करूँगा कि आज तो 9 तारीख हो गई, तो 10 तारीख को मैं आपको एक मिलिट्री एक्सरसाइज का पूरा कॉम्बो एक मैं आपको दे दूँ कि भाई जिसमें आपकी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज कवर हो जाए 2020 और 21 की अब तक जो हुई है। फिर मेजर हाइलाइट्स क्या होते हैं, मान लेते हैं अगर आपने कोई मैगजीन अगर आप पढ़ते हैं, मैं currentaffair.com को फॉलो करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो currentaffair.com में क्या है आपका, उसमें ना हर पेज पे एक हाईलाइटेड पोर्शन होता है। जैसे ये पूरे पेज है तो बीच में एक हाईलाइटेड पोर्शन होगा। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप 6 महीने के पढ़ लें, लाइक 12 तारीख का अगर आपका एग्जाम है और आप चाह रहे हैं कि आप 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ें, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, फिर तो आपका सारा टाइम करंट अफेयर पढ़ने में जाएगा। लेकिन आप चाहें फिर भी आपका बहुत कुछ कवर हो जाता है। आप एक काम करिए, जो हाईलाइटेड चीज़ें होती हैं ना पेजों पर, बस इनको देख लीजिए एक बार। तो अगर आप 6 महीने के पढ़ेंगे तो अगर आप मुश्किल से मुश्किल खींचें तो आपके 120 से 130 की हाईलाइट्स होंगी जो आप कवर करेंगे अच्छे से। तो आप इन हाईलाइट्स को कवर कर लें, क्योंकि इन हाईलाइट्स में बहुत कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। ये तो होगा आपको करंट अफेयर के रिगार्डिंग। फिर देखिए आपको सुपरलेटिव्स कवर करने हैं सारे, इंडिया के भी वर्ल्ड के, लाइक फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड, ओके, लॉन्गेस्ट इन इंडिया, लॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, तो इस तरीके से सारे आपको सुपरलेटिव्स कवर करने हैं।
फिर रिवर्स, डैम्स, पावर प्लांट्स एंड लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, इस तरीके के पावर प्लांट्स, डांसेस, फेस्टिवल्स और नेशनल पार्क्स। इसमें से बहुत कुछ मैंने आपको कवर करा रखा है चैनल के ऊपर, आप चाहें तो जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इतना तो कवर कर ही लें अगर आपकी तैयारी नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आपकी तैयारी है, फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो आप रिवाइज कर ही सकते हैं, आप आराम से रिवाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी तैयारी नहीं है एंड मोमेंट पे भी, तो आप इतना तो पढ़ ही लीजिए। इतना पढ़ने के बाद आपका ये है कि आप आराम से 15 से 17 क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर ही पाएंगे, कहीं आपके नहीं जाएंगे क्वेश्चन। फिर देखिए हिस्ट्री में अगर मैं एंशिएंट की बात करूँ तो एक बार आप IBC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें, बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो वेदास है हमारे, ये देख लीजिए, लाइक 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद है सबसे ओल्डेस्ट है, तो ऋग्वेद के अंदर हमारे गायत्री मंत्र है, और जो हमारा यज्ञ है वो हमारे ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए जो मंडल है, लाइक वर्ण सिस्टम है, वो हमारे कहाँ है, ऋग्वेद में आपको मिलता है। तो इस तरीके की जो चीज़ है जो ऋग्वेद के अंदर है। फिर जो ब्लैक मैजिक के लिए कौन सा वेद है, लाइक म्यूजिक किस वेद के अंदर, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। फिर मौर्यन एम्पायर आप पढ़ लिए अच्छे से, मगध नहीं बोला मैंने, मगध नहीं कह रहा मैं, मौर्यन एम्पायर कह रहा हूँ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, ये सब है आपके। आप चाहते एक बार को हर एक डायनेस्टी में बिंबिसार पढ़ सकते हैं अच्छे से। बिंबिसार क्या ना, सुनिए, BIMBISAR, बिंबिसार पढ़ सकते हैं। अच्छा, बुद्धिज्म में एक बार आप अजातशत्रु को अच्छे से पढ़ लीजिए और चारों बुद्धिस्ट काउंसिल भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए आप गुप्ता पीरियड भी पढ़ लीजिएगा एंशिएंट से। अगर आप इतना भी कवर करते हैं एंशिएंट में तो काफी कुछ आपका कवर हो जाएगा, और काफी हाई चांस है कि अगर एंशिएंट से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फिर देखिए इन्वेजन इन इंडिया पढ़ लीजिए एक बार, अगर आप मिड लेवल में इन्वेजन इन इंडिया। फिर पूरा दिल्ली सल्तनत अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर देखिए आगे ने मुगल पीरियड नहीं लिखा, मैं आपको बोलता चलता हूँ, वो पढ़ते चलिएगा, ठीक है। आप फिर कहीं लिख लीजिए जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ। बाबर के बैटल्स, हुमायूं के 2 बैटल हैं, बैटल ऑफ वो बिलग्राम और चौसा वाले, मतलब एक ही है, बिलग्राम और चौसा एक ही बात है, तो आप एक बार वो देख लेना, हुमायूं के बैटल। फिर एक बार अकबर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जहांगीर के बारे में और औरंगजेब के बारे में और शाहजहां, ये 4 रूलर्स के जो बेसिक पॉलिसीज हैं ये आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए आप और क्या पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी हर्षवर्धन के बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ तालिकोट वगैरह जो है ये सब आप अच्छे से देख लेंगे। फिर इसके अलावा देखिए अगर आप मॉडर्न में आएंगे तो बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स और एंग्लो सिख वॉर्स, ये तो अच्छे से पढ़नी है। फिर देखिए अगर आप नेशनल मूवमेंट की बात करें तो देखिए आपको पता होगा अभी NTPC का एग्जाम हुआ तो TCS ने भर भर के महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछे, तो महात्मा गांधी को तो आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे डीप में जाके, लाइक हर एक चीज़ महात्मा गांधी के बारे में, नेशनल लाइक इनके जो मूवमेंट्स थे सारे, प्लस इनके कौन कौन से इनके पैक्ट थे, लाइक गांधी इरविन पैक्ट है, पूना पैक्ट है जिसमें भी गांधी जी शामिल हुए हैं, जो भी है गांधी जी का लाइक किस कांग्रेस सेशन में गांधी जी प्रेसिडेंट रहे थे, तो एक ही सेशन में रहे, आपको पता ही होगा, बेलगांव का सेशन था। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स क्या हुए, कुछ हमारे जो न्यूज़पेपर्स थे ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट वो आप पढ़ सकते हैं, और बाकी गवर्नर जनरल्स का आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैंने एक अलग से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय ऑफ इंडिया का पूरा एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको पॉलिटी पूरी पढ़नी है, फुल पॉलिटी में आपसे ऐसे नहीं कहूँगा पॉलिटी में आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए बाकी छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं कहूँगा, सब कुछ कवर करना है पॉलिटी में आपको। पॉलिटी मात्र 3 से 4 घंटे की होती है, नोट्स में अगर आप पढ़ने बैठे तो आप आराम से कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स में आपको मैं सलाह दूंगा नहीं, क्योंकि मेरी खुद की इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही नहीं है, हाँ बट इतनी मेरे को आती है कि मेरे को अगर एग्जाम में कोई सवाल आता है तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको भी इतना ही पढ़ लेना है वही इकोनॉमिक्स में, लाइक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, वही डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ग्रिफिन गुड्स क्या होते हैं, या फिर और जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक लॉ ऑफ डिमांड, ये सब पढ़ सकते हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आप पढ़ सकते हैं। और क्या होता है इकोनॉमी में, लाइक RBI पढ़ सकते हैं, बैंक्स पढ़ सकते हैं, भाई कितने बैंक्स हैं, कितने बैंक्स को नेशनलाइज करा गया है, मर्जर ऑफ बैंक पढ़ सकते हैं, तो ये सब आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी है, सुफिशियंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। बाकी आप जिसमें जो भी आपको मिल रहा है आप पढ़ते चलिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो अब देखते हैं इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे आप। सो देखिए अब आप इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप काम करेंगे वो कैप पे, ग्रामर के रूल्स पे आपको काम नहीं करना। देखिए रूल्स आपके कल 2 क्वेश्चन फंसने हैं एरर के, अगर आप ग्रामर के रूल्स पढ़ने बैठे आपका भाई साहब 2 से 3 दिन जाने वाले हैं, आसान काम थोड़ा है सारे रूल्स को पढ़ना, कोई हल्का काम थोड़ी है। तो आपको ग्रामर के रूल्स पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, बताऊंगा कितने रूल्स पढ़ने हैं अभी, ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन आपको सबसे पहले काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर की वोकैब पढ़नी है और एटलीस्ट 300 से 400 वोकैब तैयार करनी है, मेन हार्ड वोकैब। ऐसा नहीं कि जो आपको आता है भाई आप लिटिल का देख रहे हैं एंटोनिम क्या होता है, ऐसे नहीं, हर अच्छे वर्ड्स लाइक कैप्रीशियस हो गया, फ्राउनी हो गया, इस तरीके के जो थ्वाट हो गया, अच्छे वर्ड्स को आपको पढ़ना है जो आपको नहीं आते। तो 300 से 400 आपको वोकैबुलरी तैयार कर लेनी है, इसके एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, फ्रेजेस सब इसमें आ गया, एटलीस्ट इतनी तो तैयारी कर ही लीजिए। और वोकैब आपको तैयार कैसे करनी है, ऐसे नहीं कि आप प्रीवियस ईयर तैयार करने बैठे तो आप 1900 से लेके बैठ गए, नहीं ऐसे नहीं, आपको तैयार इस तरीके से करनी है जैसे अभी क्या है 2020 का हो रहा है, तो आपको 2019 में क्या वोकैब आई थी, 2018 में क्या पूछिए, 2017 में क्या पूछिए, हर एक एग्जाम की CGL, CHSL, CPU सब, और 2016, इन 4 साल की अगर आप वोकैब निकाल लेंगे ना, मैं कह रहा हूँ मोर देन सुफिशिएंट आपका काम हो जाएगा। अब देखिए आना होगा तो इतने में से फंस जाएगा, इसका अगर आप एंटोनिम सिनोनिम ढूंढेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, अगर फंसना होगा इतने में से फंसेगा, नहीं तो फिर आपको भी नहीं पता भैया कहाँ से फंसेगा, ना मुझे पता कहाँ से फंसेगा, फिर तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फंसना होगा तो इतने में से फंस जाएगा, 300-400 वर्ड में से काफ़ी कुछ आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम आपको यहीं से मिलेगा एरर।
अब जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको देखिए काफ़ी हद तक नाउन कवर हो जाता है, तो नाउन आपको यहीं पे बहुत हद तक कवर हो जाएगा। तो बाकी आप नाउन और पढ़ लेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन के बेसिक रूल्स, ठीक है, बहुत बेसिक, ठीक है, लाइक कंपैरिजन वाला जो रूल होता है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा देखिए आप क्या पढ़ेंगे, नाउन हो गया, प्रोनाउन, थोड़ा सा प्रेपोजिशन, जो आपका फिक्स प्रेपोजिशन वाला टॉपिक है ना, देखिए फिक्स प्रेपोजिशन ज़्यादा अगर एरर आता है तो 10 से 12 फिक्स प्रेपोजिशन आपके जिन पे आपका एरर बहुत ज़्यादा बनता है, तो आपको 10 से 12 फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ने हैं। अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में डिमांड करेंगे तो आपको 10 से 12 फिक्स प्रेपोजिशन की एक प्रॉपर लेक्चर या वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। फिर देखिए प्रेपोजिशन हो गया, और इसके अलावा आप अगर चाहें तो थोड़ा सा, कई बार मैंने देखा है, मेरी ऐसी ऑब्जर्वेशन रही है कि कई बार कहता है क्वेश्चन टैग पे ये क्वेश्चन बना के देता है, क्वेश्चन टैग से आपका कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अब क्वेश्चन टैग से आपका कई बार तो जब आपका कहते हैं ना वो सब्स्टिट्यूशन वाला जो क्वेश्चन होता है वहाँ से भी बन जाता है, क्या बताएं भाई बेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या होगा, तो वहाँ भी क्वेश्चन टैग आपका बन जाता है। बाकी क्वेश्चन टैग से आपका एरर भी बन जाता है। तो एक बार क्वेश्चन टैग पढ़ लीजिएगा, 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। तो इतना तो आप पढ़ेंगे रूल्स के बारे में, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रूल्स पर ज़्यादा टाइम खपाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है और रूल्स हैं बहुत सारे, और 2 क्वेश्चन कुल फर्स्ट है, तो 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरा टाइम तो बर्बाद नहीं करेंगे ना। फिर देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से पढ़ने। देखिए आप केवल इतना याद रखिए कि भाई कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, इतने याद रखेंगे, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक ही होगा। मतलब गारंटी है, गारंटी नहीं मतलब चांसेस है कि ठीक होगा ही होगा, ऐसे बात मत पकड़िएगा, बट मैं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये रूल ध्यान रखिए भी कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है। लाइक विल का वुड होता है, अब कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि भाई मतलब कि विल का वुड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। काफ़ी मैंने बच्चों को देखा कि जो एक्टिव पैसे हैं विल का वुड बनाते हैं, ठीक है, मेक अ माइट बनाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप ये ध्यान रखेंगे कि कैन का कुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, मेक का माइट हो जाता है, जबकि ये आपका एक्टिव पैसिव मीन होता है, यहाँ पे बी लग जाता है, मॉडल प्लस बी लगता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो कहते हैं एक बार रूल्स पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप ध्यान रखेंगे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि भाई कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, कौन सा मॉडल क्या चेंज होता है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन ठीक हो गई होगा। फिर एक्टिव पैसिव में आप क्या रखेंगे, इसमें भी टेंस का ही ध्यान रखेंगे, बट किस तरीके से चेंज होता है, क्योंकि आपको पता होगा इसमें टेंस इस तरीके से चेंज नहीं होगा भाई पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा, इस तरह से चेंज होता नहीं एक्टिव पैसिव में। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, टेंस वही रहता है, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और जो आईएनजी वाले वो तो बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे आईएनजी में क्या होता है, मान लेते हैं कोई कंटिन्यूस फॉर्म है, लाइक कंटिन्यूस टेंस है, तो उसमें क्या होगा आपका बीइंग लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सिंपल है, जैसे प्रेजेंट है तो इज एम आर लगेगा। तो बहुत बेसिक रूल्स हैं यार एक्टिव पैसिव के, आप पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा, ध्यान क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसके अलावा आप और क्या पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप देखिए एक्टिव पैसिव में एक रूल होता है उसका मॉडल्स के, ठीक है, मॉडल्स के आप रूल्स पढ़ सकते हैं। और इसमें और क्या पढ़ सकते हैं, एक होता है आपका कौन सा, मुझे एक इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, हाँ इंपेरेटिव सेंटेंस, आप इसके रूल्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो क्या, अब देखिए बाकी बचा आपका मैथ्स। अब देखिए मैथ्स में बहुत बेसिक साथ से बताने की जरूरत तो है नहीं, जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट हैं वो आपको देखने हैं, अलजेब्रा के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कंसेप्ट हैं वो आपको देखने हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिनसे लाइक एग्जाम सवाल बनता है वो आपको देखना है। तो इतना आप देख लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। अब देखिए बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, मैंने बहुत कुछ आपको बता भी दिया है कि आपको किस तरीके से एग्जाम अटैम्प्ट करना है और क्या क्या आपको पढ़ना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो भी चुका है, मैं चाहता हूँ इसको और ज़्यादा लंबा खींचना। तो मैं बात को एंड करते हुए बस आपको 3 टिप देना चाहूँगा जो मैं हर बच्चे को देता हूँ जो भी मेरे से मांगता है। सो देखिए लास्ट आपकी जो टिप्स मैं आपको दूंगा वो ये है कि एक तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम का। अगर देखिए आप बहुत सारे स्ट्रेस लेंगे तो आप खुद का घाटा ही करने और ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो उससे क्या होगा, पढ़ नहीं पाएंगे, और अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर एग्जाम में क्या करेंगे, झुंझन लेके तो बैठना नहीं है ना, वहाँ पे झुंझन तो लाना नहीं है, वहाँ पे तो कुछ करके आना है, एग्जाम क्वेश्चंस करने हैं। तो स्ट्रेस मत लीजिए। अब देखिए जितना आता है आपको 10% आता है 10% के हिसाब से अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए, आपको 70% आता है 70% के हिसाब से अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए। अब आगे जितना आता है उतने में खुश रहिए। ये मत सोचिए कि मेरे दोस्त को तो 80% आता है इसलिए बस मेरे को 70% आता है, ऐसे सोचेंगे तो स्ट्रेस अपने आप ही फिर आएगा ही आएगा। आप ऐसे सोचिए भाई मेरे को 70 नंबर का आता है, 70% सिलेबस मेरा कवर है, तो मैं इतने का आएगा, मैं इतने को सही करूँगा, बाकी बाद में देखूंगा, और मेरी किस्मत हुई तो मैं बाकी भी अच्छा से कर पाऊंगा। या आप ऐसे सोचिए, स्ट्रेस लेंगे अपना घाटा करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। इससे तो जब भी आपको स्ट्रेस आए आप पढ़ने बैठ जाइए, जो भी आपको बताया उसे पढ़ने बैठे, ठीक है। देन देखिए सेकंड चीज़ है कि आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है टुवर्ड दी एग्जाम। ओके, इसका मतलब है कि जब एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाएं तो आपको लाइक ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपको बस भरोसा रखना है खुद पे कि भाई मेरे को जितना आता है उतना सफिशिएंट है, मैं उतना ही अटेम्प्ट करूंगा। लाइक आपको स्ट्रेस नहीं लेना भाई, आप ऐसा नहीं कि भाई किसी क्वेश्चन में अटके रह जाएं, नहीं हो रहा तो सब छोड़िए। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप ईगो पे ना लें अपने एग्जाम को। आपसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, अगला सवाल देखिए क्या पता वो ईजी हो, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है एग्जाम के प्रति अपना। फिर तीसरी चीज़ है आपको पूरी नींद लेनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। काफ़ी बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते और फिर एग्जाम वाले दिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए होता क्या है, हर बच्चे को स्ट्रेस होता है। मैं भी अगर आज एग्जाम देने जाऊँगा, चाहे मैं कितने भी एग्जाम क्वालिफाई कर लूँ, अगर मैं भी CHSL दूंगा तो भाई मेरा भी जो लाइक मेरे को भी स्ट्रेस होगा, मैं भी एंजाइटी से भर जाऊंगा।
लेकिन अब मैं प्रॉपर्ली सोता हूँ, मैंने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं, मेरे एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि भाई मुझे इस लेवल का तो आता ही आता है। तो इससे क्या होता है, मेरा जो एंजाइटी लेवल है वो कम हो जाता है। अब अगर देखिए आप प्रॉपर स्लीप ना लें, अगर आप प्रॉपर स्लीप ना लें तो आपका जो माइंड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो लाइक उतने अच्छे से सोचता नहीं है। अब आप एग्जाम सेंटर जाएंगे, आपने नींद पूरी ली नहीं है, आप एंजाइटी से भरे हुए हैं, अब वो एंजाइटी आपके एग्जाम में फिर आपको क्या कहते हैं नुकसान करेगी, आप प्रॉपर्ली कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, गलतियां करेंगे कैलकुलेशन करने में। तो जब प्रॉपर्ली स्लीप लेते हो तो आपका एग्जाम जो लाइक आपका जो माइंड है वो एग्जाम के दौरान थोड़ा स्ट्रांग रहता है, ठीक है, वो अच्छे से सोच पाता है, अच्छे से फैसले ले पाता है, अच्छे डिसीजन ले पाता है कि भाई मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके के डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब आपका माइंड थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा, और चीज़ें आपकी लाइक कंट्रोल में तभी आ पाएंगी जब आप प्रॉपर्ली नींद लेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन टिप्स को शायद फॉलो करें, और काफ़ी हाई चांसेस है कि जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो आप इजीली लाइक एग्जाम में बहुत अच्छे से 100 के 100 सवालों को देख पाएंगे, अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो विद दिस पॉजिटिव नोट यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप किसी और चीज़ पे डिस्कशन करवाना चाहते हैं या चाहते हैं मैं किसी और चीज़ पे पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊँ तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर कोई बात आपको बुरी लगी है, समझ नहीं आई है, मतलब जो भी आप कहना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस को मिस ना हो। बाय, टेक केयर।